अभी आप क्या करो, यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, सपोज जैसे बीम ऑफ व्हाइट लाइट, दैट मीन्स जिसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आने वाला था, जिसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आने वाला था, उसको आप एक काम करो, सेम गैस से पास करो। जैसा ग्लास चैम्बर समझो या डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर आप गैस फिल्ड है कौन सी, जिस गैस का पहले आप एमिशन स्पेक्ट्रा देख चुके हो, उससे आप पास करो। आफ्टर पासिंग दिस लाइट थ्रू दैट गैस, again obtain a spectra of it, right? To your surprise, this time spectra looks entirely different. पिछले बार some colored lines were there against dark background. In absorption spectra, there are some dark lines against colored background. ये क्या होता है? Has dark lines against colored background. Yeah. If you take white light whose spectra was supposed to be a continuous spectra, pass that light through the gas at lower temperature, right? And then obtain the spectra of the light after passing through that gas. Gas से pass होने के बाद फिर से spectra निकालो, तो to your surprise the spectra is entirely different. पुराने जमाने में फोटो और नेगेटिव हुआ करता था, आज तो आप लोग देखोगे नहीं, डिजिटल फोटोग्राफी होती, पहले देवर नेगेटिव एंड फोटोग्राफ, उनके जैसा। जहां पे ये एमिशन स्पेक्ट्रा था जिसमें पूरा ब्लैक था, सिर्फ कुछ लाइंस थी, अब क्या है, इस बार फुल कलर है, राइट? ये पूरा कलर्ड है एंड सिर्फ ये लाइंस है। एक्चुअली ये थोड़ा सा एनिमेशन सर, उस वीडियो देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको कैसा दिखना है। समझो ये डार्क बैकग्राउंड है, इसमें ये ऐसी एक लाइन मिलेगी आपको, ये एक लाइन मिलेगी, एंड ये लाइन जो मिसिंग थी, ऐसा लग रहा है जैसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में से कुछ लाइंस गायब हो गई, और ये वही लाइंस गायब हुई हैं जो वो गैस अपने एमिशन स्पेक्ट्रा में दे रहा था। जो लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रा में मिलती थी वही लाइंस यहाँ पे गायब हो गई। इट इज समथिंग लाइक जो वेवलेंथ वो गैस, पर्टिकुलर गैस एमिट करता है, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेम वेवलेंथ वो एमिट भी कर रहा था, सेम वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब भी करता है। आ रहा है मेरा पॉइंट समझ में? यस सर। Okay. So this was your line spectra or atomic spectra, which was different from what was expected in continuous spectra. ठीक है, अब क्या हुआ, स्पेक्ट्रल सीरीज जैसी एक चीज उनको देखने मिली। They found a series, they call it spectral series. अब ये क्या है, what is spectral series? So there was a pattern observed in line spectra. किसी भी एलिमेंट का आप लाइन स्पेक्ट्रा देखते हो ना, तो उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा अगर मैं देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, तो ऐसे कुछ लाइन है, ये लाइन है करस्पॉन्डिंग टू सम वेवलेंथ, उसके बाद एक और वेवलेंथ, उसके बाद और एक वेवलेंथ, उसके बाद और एक वेवलेंथ और एक वेवलेंथ, फिर अचानक से गैप है, फिर ऐसा कुछ अजीब सा पैटर्न मिला। क्या होता है, कुछ वेवलेंथ है, जस्ट एन एग्जांपल के लिए, जैसे समझो 600 नैनोमीटर, जस्ट एन एग्जांपल, राइट? फिर उसके बाद इससे कम वेवलेंथ है, डिक्रीजिंग है, समझो 400, फिर 350 है, फिर 355 मिलेगा, फिर 355.75 मिलेगा, फिर बाद में बहुत पास पास में जाती वेवलेंथ। पहले एक वेवलेंथ है, फिर उसके बाद कुछ मतलब एक गैप के बाद दूसरी वेवलेंथ आ रही, फिर उसके बाद एक वेवलेंथ आ रही। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होते जा रही, वैसे उनके बीच का स्पेसिंग भी कम होता जा रहा है। एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस, स्पेसिंग बिटवीन देम आल्सो डिक्रीजेस, और बाद में फिर अचानक से एक बड़ा सा गैप दिखेगा आपको। फिर यहाँ पे मे बी जैसे 355 पॉइंट में आपने देखा,
तो मे बी ये 350 से 300 से चालू होगा, फिर ये 250 हो जाएगा, फिर 240 हो जाएगा, फिर 238 हो जाएगा, फिर बहुत क्लोज हो जाएगा, फिर एक गैप आएगा, फिर ऐसे ही पैटर्न, यहाँ पे भी ऐसे पैटर्न, ये होगा ऐसे पास जाएंगे, फिर एक गैप होगा. इट सीम्स लाइक दे फॉर्म अ सीरीज. ऐसे ये समझो आप पैटर्न है, एक सीरीज हो गई, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, ऐसे ही अलग अलग सीरीज मिलती है. नहीं समझा? समझा सर. हाँ. तो लाइन स्पेक्ट्रा जब आप किसी का स्टडी करते हो, किसी भी एलिमेंट का, तो ऐसा एक पैटर्न वहां पे मिलता है. हाँ? वो पैटर्न क्यों मिलता है वो हम लोग समझेंगे, बट फिलहाल अभी तो हमने बोर मॉडल देखा नहीं. बोर मॉडल में सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, तो जस्ट आई ट्राई टू नो दिस इज इंफॉर्मेशन कि ऐसा कुछ दिखता है. तो लाइन है, फिर एक गैप के बाद कोई दूसरी लाइन आई, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है, लाइंस बहुत क्लोज होती जाती हैं. लाइन स्पेक्ट्रा में जो लाइंस हैं वो बहुत पास पास में आ जाएंगी, राइट? यस सर. तो ये एक सीरीज हो गई. देन अगेन देयर इज अ गैप, एंड फिर अगेन द सेम पैटर्न, फिर अगेन अ गैप, देन अगेन अ पैटर्न, अगेन अ गैप, देन अ पैटर्न, राइट? सो दीज लाइंस, ये ग्रुप forms a series. This is a spectral series. The first series which was observed was named as Balmer series, after the name of the scientist, obviously, who has first observed this line spectra. The series was named as Balmer series. The series को क्या बोलते हैं? Balmer series, right? He measured the wavelength of this. He named it as H alpha line, फिर H beta, this one second one, फिर H gamma, and so on. H stands for hydrogen, alpha stands for first line, फिर beta second line, third line, fourth line, and so on. हरी बात समझ में? यस सर. तो ये सारी चीजें उन्होंने मेजर करी. ओके. नाउ फिर ये विजिबल रेंज में था, राइट? दिस वाज इन विजिबल रेंज. उसके बाद कुछ दिन के बाद और कुछ लोगों ने वर्क किया इस पे, तो एक और सीरीज मिली, लाइमन सीरीज. ये इधर नहीं था एक्चुअली, मैं थोड़ा उल्टा बना दिया. ये इस साइड है, ऐसे हटा देता हूँ, वेवलेंथ हटा देता हूँ. इधर लाइमन सीरीज है. पैटर्न थोड़ा जल्दबाजी में उल्टा बना दिया मैंने. दिस इज बामर सीरीज. So Lyman series, this was in ultraviolet region, right? Then was Balmer series, फिर Paschen series, this was in infrared. First was not observed, later it was found. Then there was one more series, bracket, फिर P fund, फिर और भी हैं, हमफ्रे. तो ऐसे सीरीज बहुत सारी आज की डेट में हमको मालूम है, नहीं? So question was, can we have a formula to find these wavelengths in a particular series? So they have developed an empirical formula. They have developed an empirical formula without the logic known. ऐसा क्यों उनको नहीं पता था? But this was a formula given at that time. ये formula था. This was an empirical formula given at that time to find the wavelength of any series. बस हर सीरीज के लिए P और N की वैल्यू पता थी. जैसे अगर आपको समझो कोई पास्चन सीरीज स्टडी करना है, you want to find wavelength corresponding to wavelength in Paschen series, so आपको P का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है. For Lyman series you have to put P equals to 1. For Balmer, you have to substitute P is equal to 2. For Paschen, you have to substitute P is equal to 3. For bracket, you have to substitute P is equal to 4. P is equal to 5, and so on. Humphreys is P is equal to 6. Right? So, P की वैल्यू मिल गई. अब
समझो पास्चन सीरीज में फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन विच करेस्पॉन्ड्स टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फर्स्ट लाइन उसको एच अल्फा भी बोलते हैं, एच अल्फा इन पास्चन सीरीज अगर चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पुट n इक्वल्स टू 4, राइट। वो सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 1 बाय लैम्डा 1.097 into 10 raised to 7, 1 by p square minus 1 by n square, 16 minus 9, 7, so lambda is equal to 16 into 9 upon 097 into 7 into 10 raised to 7 meter. That's it. ये आप कैलकुलेट कर लो, you'll get the answer, right? Yes, sir. So suppose आपको एच बीटा लाइन निकालनी है, किसकी, बामर सीरीज की, तो एन और पी का वैल्यू क्या डालोगे आप, एच बीटा इन बामर सीरीज। Sir, 5. सॉरी, Sir, बामर n का वैल्यू 5 सीरीज का डालेंगे. एन का वैल्यू 5, कैसी बातें कर रहे नहीं हैं सर, यहाँ, 4. नीचे लिख, अरे लिखा हुआ पी का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू 4, एच बीटा बामर, बामर सीरीज की कोई भी लाइन होगी तो पी का वैल्यू फिक्स है 2, फिर एन का वैल्यू अल्फा के लिए 1 जस्ट ऊपर, बीटा के लिए 2, एन का वैल्यू 4 डाल, 4. ठीक है, समझाना है? यस सर, समझा. ओके। अगर मैं पूछूं आपसे, इसमें बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं वैसे तो, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग बोहर मॉडल पढ़ने के बाद इसके ऊपर भी। अगर मैं पूछूं आपसे फिर भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ये निकालने बोलूंगा तो आप क्या बताओगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज? Sir, p equals to 2. p इक्वल्स टू 2 गलत है, और n इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 1 आएगा पगले, लाइमन सीरीज बोल रहा हूँ ना, लाइमन में p का वैल्यू 1 है ना लिखा हुआ है। Sir, n equals to 1. सॉरी Sir, 1 आएगा ना, n equals to. n इक्वल्स टू 2 आएगा, समझ करते हो भाई, p इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 2। समझो बात को, यहाँ पे जो फॉर्मूला, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसके पीछे लॉजिक नहीं, हम डेरिवेशन देखेंगे, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसमें सीरीज कौन सी है उसके ऊपर p की वैल्यू डिसाइड होती है, और उस सीरीज की कौन सी लाइन आपको चाहिए उसके ऊपर n की वैल्यू डिसाइड होती है। अगर आपको लाइमन सीरीज चाहिए तो p का वैल्यू 1, मोहम्मद सीरीज चाहिए तो p का वैल्यू 2, पास्चन चाहिए तो p का वैल्यू 3, ब्रैकेट चाहिए तो p का वैल्यू 4, p फंड चाहिए तो p का वैल्यू 5। अब उसमें से कौन सी लाइन चाहिए, जैसे बामर सीरीज की थर्ड लाइन चाहिए आपको, तो p का वैल्यू इसमें 2 डाला था, तो थर्ड लाइन के लिए n का वैल्यू 5 डाल दो। समझा? यस सर, यस सर. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है n और p की वैल्यू में डिफरेंस नहीं है, मतलब कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज हैं। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज बोला किसी ने, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज बोला, तो व्हाट आई डू, Sir, p equals to 3 और n equals to 4. हाँ, तो इनफाइनाइट, n का वैल्यू इनफाइनाइट डाल देना। ऑलराइट,
अगर किसी भी सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा, अगर किसी भी सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा तो n का वैल्यू इन्फिनिटी डाल देना है। यस सर। राइट, ओके। एंड p का वैल्यू तो सीरीज के हिसाब से डालना आपको। चलो आपको आ गया समझ में। सो दिस इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर? यस सर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बोहर्स मॉडल। है ना आज टाइम मेरे पास? ना, फ्रॉम हियर वी कैन स्टार्ट विद बोहर मॉडल। सर ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के लिए डिफाइन था ना? ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, मतलब z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो हाइड्रोजन लाइक के लिए हो जाएगा। तो बोहर मतलब मॉडल भी रिएक्शन सिर्फ प्लस हाइड्रोजन प्लस। और हाइड्रोजन लाइक के लिए ही। बाकी आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हो वेव मैकेनिकल मॉडल। सी फिजिक्स में जितना भी है सब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक वाला ही है। फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना डिटेल में नहीं है जितना यू हैड इन केमिस्ट्री इन 11th स्टैंडर्ड। केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा था वो उसका 50% ही है यहाँ पे। जो करंट मॉडल है दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल, वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, मतलब फिजिक्स में ऑब्वियसली। यस सर। तो ये हम अभी बोहर मॉडल भी पढ़ने वाले हैं, वो भी सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए ही। इट्स अगेन नॉट डिफाइंड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, राइट? ओके, so Bohr's model of atom. बहुत क्लोज ही था रदरफोर्ड मॉडल के, एक्सेप्ट फॉर he incorporated some early concepts of quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए थे एंड रदरफोर्ड मॉडल में दूर दूर तक क्वांटम मैकेनिक्स का कोई भी रेफरेंस नहीं था। तो इन दिस मॉडल Niels Bohr has incorporated some of the early concepts of quantum mechanics, right? Then light, energy transferred or absorbed is never continuous. It is in the form of packets, right? यस सर। समझाना? हाँ। तो उनने क्या बोला, जैसे रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियर पार्ट जो था, वैसे ही बोर मॉडल में भी न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियर पार्ट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट इन रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, तो डिफरेंस कहाँ पर था? डिफरेंस है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में या इलेक्ट्रॉन्स के घूमने में जो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, वहां पे मेजर फर्क आया। कैसे फर्क आया? वो बोर से कि रदरफोर्ड मॉडल में कोई भी लिमिटेशन नहीं था। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रिवॉल्व कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रिवॉल्व कर सकता है। he has proposed existence of infinite circular orbits, मतलब प्रपोज नहीं था, उसकी थ्योरी के हिसाब से अगर आप जाओगे तो कुछ भी सर्कुलर ऑर्बिट हो सकती है, राइट? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड radius or size of the orbit was not defined by, मतलब लिमिटेड नंबर नहीं था। इफ यू रिमेम्बर, उन्होंने क्या बोला था रदरफोर्ड मॉडल में? क्या लिखा था? 1/4πε0 ZE²/r इज इक्वल टू mv²/r, राइट? एक r कट कर दो तो r का वैल्यू क्या था? ZE²/4πε0 mv²। मतलब डिपेंडिंग ऑन योर काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व एट एनी रेडियस। जिसकी जैसी वेलोसिटी वैसे उसका रेडियस। वेलोसिटी ज्यादा है तो विल रिवॉल्व इन स्मॉलर रेडियस, स्मॉल रेडियस। और अगर वेलोसिटी कम है तो दूर जाके रिवॉल्व करेगा, राइट? सर, बट ऐसा कुछ लिमिटेशन दिया क्या कि नहीं पहला इलेक्ट्रॉन इतनी दूर पर रिवॉल्व करेगा, दूसरे को रिवॉल्व करना है तो यहीं पे जाना पड़ेगा? ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं थी। इलेक्ट्रॉन को यहीं रिवॉल्व करना है, यहां से निकला तो सीधा यहां जाएगा। तो इनफिनाइट ऑर्बिट्स का पॉसिबिलिटी था किसमें? रदरफोर्ड मॉडल में, राइट? बोहर मॉडल में यही चीज नहीं है। बोहर मॉडल में ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड,
he calls it stationary states या stationary orbits. So according to Bohr model, electrons can revolve in fewer orbits among infinite possible orbits as predicted by रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर, राइट. शुरू में तो बच्चों को लगता है तो फिर फर्क क्या था? रदरफोर्ड ने भी बोला, बोर ने भी बोला, फर्क है. रदरफोर्ड का रेडियस ऑफ ऑर्बिट फिक्स नहीं था. उसने बोला कहीं भी रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, राइट. बट जो बोर मॉडल है उसके ऑर्बिट्स भी फिक्स है. दोस ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स. So according to Bohr model of atom, electrons can revolve in fewer orbits among infinite possible orbits, as predicted by Rutherford. Right? Electron revolves in orbits and an orbit where it will not radiate energy. थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत बन गया. Electron will not radiate energy as long as it revolves in any particular orbit. जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इट डज नॉट हैज टू रेडिएट एनर्जी उसको रेडिएट करने की जरूरत नहीं है. आगे बात समझ में? Yes, sir. Hence, orbits were also known as stationary orbits or stationary states. तो इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक उसको एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट नहीं रेडिएट करेगा, एंड इसीलिए उसको स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, राइट. ही नेम्ड देम एज नंबर्ड देम एज 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ऐसे में इसको के शेल भी नाम दिया, के, एल, एम एंड सो ऑन, राइट. नंबरिंग भी किया ना. नंबरिंग ऐसा था, n equals to 1, 2, 3 and so on. Naming K, L, M and so on. Right? वापस समझाऊं. रदरफोर्ड मॉडल में ऑर्बिट फिक्स नहीं था, रेडियस फिक्स नहीं था, वेलोसिटीज ब्लॉक नहीं की थी. यहाँ पे सब कुछ फिक्स है. इलेक्ट्रॉन जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पैकेट्स में होती है, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई भी एनर्जी नहीं हो सकती. इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट एनर्जीज होंगी, राइट. और जितनी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्बिट होगा. तो जब डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जीज हैं तो डेफिनेट ऑर्बिट्स होंगे. उन्हीं ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट. Yes, sir. उनका नंबरिंग और नेमिंग ऐसा है. तो इलेक्ट्रॉन cannot have any energy. Electron will not have any value, any amount of energy
but can सर एक have डाउट है एक सेकंड ये स्टेटमेंट फ्रेम करने दे बेटा but can have definite energies given cell कुछ सेट ऑफ समझो कुछ नंबर्स दिए हैं समझो जस्ट एन एग्जांपल है जैसे 60 हो गया 75 हो गया 100 हो गया इन्हीं में से कोई एक एनर्जी रख सकता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपना कोई भी एनर्जी नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ एनर्जीज राइट accordingly it has the orbit according to energy level electron has definite orbits हाँ बताओ अभी डाउट पूछा सर आपने बोला था कि मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगी स्टेशनरी ऑर्बिट में उसमें इलेक्ट्रॉन जो है कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी तो इसका मतलब हाँ उस वो जो हाँ, ऑर्बिट है उसका तो वो जो ऑर्बिट है उसका एनर्जी कम होगा ना हेलो क्या बोल रहा है बेटा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा इट्स समथिंग लाइक मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं जब तक ट्रैवलिंग नहीं करूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं पैसे नहीं खर्च करूंगा इट्स समथिंग लाइक दैट मेरे पास है पैसे मेरे पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास वहां पे एनर्जी है बट वो एनर्जी उसकी खर्च नहीं होगी जैसे वहां पे लिखा होता ना कि कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकती है कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है हाँ वो इलेक्ट्रॉन को रेडिएट करना पड़ेगा एनर्जी रेडिएट करते करते धीरे धीरे पास पास में आना पड़ेगा ये सब टाइम पास नहीं होगा जब तक वो इस ऑर्बिट में है जब तक इस ऑर्बिट में है तब तक वो घूमता रहेगा उसको एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत नहीं है बाद में आपको समझेगा थर्ड पॉस्टुलेट में कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जाता है तब उसको एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत पड़ती है ये एनर्जी अब्सॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी जब तक as long as it revolves in this orbit it will not radiate any amount of energy समझा यस सर चलो यही स्टॉप करता हूँ